अगर आप समाज के सामान्य वर्ग के लोग हैं तो उनको तो टीचर को लेकर कभी भी ऐसी धारणा नहीं पालनी चाहिए कि टीचर बेगारी का काम करता है, क्योंकि आप खेतों में जरूर काम करते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को लेकर जो सपना बोलते हैं कि आईएएस पीसीएस अधिकारी बनाने का, वो काम टीचर ही पूरा करता है। और वो काम केवल कोचिंग का टीचर नहीं पूरा करता है, जब प्राइमरी में स्कूल में नाम लिखाते हैं वहीं से उसकी लर्निंग शुरू हो जाती है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छुट्टियों को लेकर। छुट्टियों को लेकर इसलिए डिस्कस करना जरूरी हो गया है क्योंकि अधिकतर ये देखा जाता है, जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में या गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में, वहां पर दो वर्ग होते हैं, एक शैक्षणिक वर्ग होता है, एक नॉन शैक्षणिक वर्ग होता है। दोनों में ये गतिरोध रहता है कि शिक्षकों को छुट्टियां क्यों ज्यादा मिलती है और नॉन शैक्षणिक कर्मचारियों को छुट्टियां कम क्यों मिलती है। यही नहीं, अगर जिसे देखा जाए तो देश में या किसी भी देश में दो ही किस्म के कर्मचारी अधिकतर होते हैं, एक एकेडमिक कर्मचारी होते हैं और दूसरा नॉन एकेडमिक कर्मचारी होते हैं। एकेडमिक कर्मचारी का मतलब ये हो गया कि जितने भी शिक्षक समाज के लोग हैं, वो चाहे प्राइमरी के हों, चाहे मिडिल स्कूल के हों, चाहे हाई स्कूल के हों, चाहे इंटर के हों, डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर हैं, सारे शैक्षणिक कर्मचारी कहलाते हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी होते हैं जिनका पढ़ाने का काम नहीं होता है, वो नॉन टीचिंग एम्प्लॉय कहलाता है। और दूसरे भी विभागों में काम करने वाले सारे के सारे नॉन टीचिंग एम्प्लॉय होते हैं। अमूमन ऐसा देखा जाता है, जब छुट्टियों को लेकर बात आती है तो ये देखा जाता है कि शिक्षकों की छुट्टियां ज्यादा होती है और जो नॉन एकेडमिक लोग होते हैं उनकी छुट्टियां कम होती है। तो वहां पर एक द्वंद्व शुरू हो जाता है कि इनकी छुट्टियां ज्यादा क्यों हैं, हमारी छुट्टियां कम क्यों हैं, हमको भी ज्यादा छुट्टी मिलना चाहिए या इनको नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये चर्चा करने का मेन कारण यह है कि जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में अधिकतर ऐसा हो चुका है कि छुट्टियां स्पष्ट नहीं रहती हैं। पता चलता है कि कल से छुट्टी है तो आज नोटिस निकलती है। पता चलता है कि होली की कितनी छुट्टियां मिलनी है, दिवाली की कितनी छुट्टियां मिलनी है, दशहरा की कितनी छुट्टियां मिलनी है, शीतकालीन अवकाश की कितनी छुट्टियां मिलनी है, ग्रीष्मकालीन अवकाश कब से शुरू होगा, एकदम स्पष्ट रूपरेखा अधिकतर विश्वविद्यालयों के द्वारा नहीं जारी किए जाते हैं। और इससे जो समस्याएं खड़ी होती हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट वर्ग है वो डायरेक्ट टीचरों से जुड़ा होता है, तो हर एक स्टूडेंट अपने शिक्षकों से पूछता है, सर कब से छुट्टी हो रही है, सर कब से छुट्टी हो रही है, कब तक छुट्टी होगी। अब वो कैसे जवाब दे, क्योंकि जब कुछ भी स्पष्टता नहीं है, आए दिन नोटिस निकलता है कि छुट्टियां शिफ्ट हो रही हैं। यानी जैसे अभी तेज बहादुर सिंह जयंती जो मनाई गई है, वो छुट्टी 24 को पहले था, और फिर एकाएक 23 तारीख को सरकार के द्वारा नोटिस निकलता है 24 को न मनाकर 28 को मनाया जाएगा। इतना ज्यादा कंफ्यूजन सरकारी लेवल पर है, तो आप सोचिए कि जब कंफ्यूजन सिस्टम में है तो वो कंफ्यूजन धीरे धीरे बच्चों तक पहुंच जाता है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के पर्पस से, या वो कंफ्यूजन का क्या सलूशन हो सकता है और ये कंफ्यूजन पैदा क्यों हुआ है, तमाम बातों को लेकर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि शैक्षणिक वर्ग और नॉन शैक्षणिक वर्ग जो होते हैं, यानी एक कर्मचारी जो टीचर हैं, एक कर्मचारी जो टीचर नहीं है, तो दोनों के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि टीचर कर्मचारी नहीं होता है। आप कर्मचारी जैसा उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन वो कर्मचारी नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जो कर्मचारी वर्ग होता है उसका ग्रेड पे सिस्टम जैसे 4200, 4600, 5400, 6700 चलता है, लेकिन जो शिक्षक वर्ग होता है उसका ग्रेड पे सिस्टम 4800, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 ग्रेड पे चलता है। और ये नॉन एकेडमिक कर्मचारियों के लिए ऐसा ग्रेड पे नहीं होता है। अब ये ग्रेड पे अगर बनाया गया है तो जाहिर सी बात है कि जहां 4600 ग्रेड पे चल रहा था वहां पर 200 रुपए बढ़ाकर 4800 ग्रेड पे क्यों बनाया गया, तो ये जाकर किसी भी कर्मचारी को अपने सरकार से, नीति नियंता से पूछना चाहिए कि शिक्षकों को समान ग्रेड पे के श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया। चलिए, दूसरी बात यह है कि देखिए, जो कर्मचारी होता है उसको ऑफिशियल काम पूरे करने होते हैं, और ऑफिशियल काम पूरे करने का मतलब ये होता है कि जैसे वो 10 बजे पहुंच जाता है तो जो भी फाइलें रखी हैं उस पर विचार विमर्श करके या तो साइन करना होता है, या तो अगर उसका मान लीजिए कोई फिजिकल वर्क वाला काम है तो उस पर काम करना होता है। लेकिन जो शैक्षणिक कर्मचारी होता है उसको लेक्चर प्रिपरेशन भी करना पड़ता है। जैसे मैं खुद अपनी बात बताऊं कि अगर मुझे कल क्वांटम केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ाना है, तो जब तक वो लेक्चर आ नहीं जाता है तब तक उठते बैठते सोते जागते
केवल यही काम रहता है कि कल के लेक्चर को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्यों ऐसा वर्कआउट बार बार मुझे करना पड़ता है, आप ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि बार बार जब मैं क्लास में इंटर करता हूं तो हर बार क्लास का जो एक सिनेरियो रहता है वो अलग अलग रहता है। जैसे आज का जो डेट है, आज के डेट में जो बच्चे बीएससी में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, मसलन अगर बात करें तो उनको क्लास 8th स्टैंडर्ड की जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं कि सभी बच्चों के अंदर ऐसा है, लेकिन अधिकतर बच्चे ऐसे भी पढ़ रहे हैं जिनको 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड की जानकारी नहीं है, और उनको हमें बीएससी पास कराना है और भी बगैर नकल किए पास कराना है। तो जाहिर सी बात है कि हमें अपने टीचिंग स्टाइल को बदलना पड़ेगा, अपने कंटेंट को इस तरीके से फ्रेमिंग करना होगा कि वो भी बच्चा आसानी से समझ जाए कि जो एकदम गांव का है, जिसको ज्यादा अभी शैक्षणिक इन्वायरमेंट मिला नहीं है, और वो बच्चा बोर भी ना हो जो उसी क्लास में पढ़ता है और हाई फाई कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आया है। अब भले वो बीएससी में पढ़ रहा है वो, लेकिन उतनी जानकारी रखता है कि जो एक अच्छा कंप्यूटर रखता है। तो हमें सारे बच्चों को सेटिस्फाइड करना होता है, इसलिए एक वर्कआउट टीचिंग टाइम के अलावा भी हमको करना पड़ता है। एक टीचर को टीचिंग को बेहतर बनाने के लिए केवल वर्कआउट तो करना ही पड़ता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वर्कआउट उसके अपने शोध कार्य, उसके अपने जो भी रिसर्च वर्क हैं, इन सब विषयों पर भी करना पड़ता है। इसलिए कभी कभी ऐसा जो नॉन टीचिंग वर्ग है उसको ये लगता है कि टीचिंग वर्ग के पास छुट्टियां कम है या काम कम है, लेकिन वेतन ज्यादा है। वेतन को लेकर तो हम किसी दूसरे दिन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज छुट्टियों को लेकर या उनके टाइम मैनेजमेंट या वर्क स्टाइल को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो एक तो ये आप समझ लीजिए स्पष्ट रूप से शैक्षणिक वर्ग अलग है, नॉन शैक्षणिक वर्ग अलग है। दोनों का जो नेचर ऑफ ड्यूटी है वो एकदम डिफरेंट है। और एकदम डिफरेंट ये है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई फाइल जो है 10 से लेकर 4 बजे तक मेंटेन करना है, नहीं मेंटेन हो गया तो आप वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन आकर काम करते हैं। लेकिन जो शिक्षक वर्ग होता है, शिक्षक वर्ग तो अगर वो बाजार में भी चलता है तब भी लोग उससे उम्मीद करते हैं कि उस शिक्षक के लाइफ स्टाइल को जिए। यानी शिक्षक का लाइफ स्टाइल ही अलग है। वो कहीं पर बैठकर बीड़ी सिगरेट भी नहीं पी सकता है, ऐसे टहल घूम भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके स्टाइल या उसके चलने फिरने के ढंग, उसके बात करने के स्टाइल में हर जगह समाज ये उम्मीद करता है कि अगर वो शिक्षक है तो शिक्षक जैसा पेश आए। कभी कभार तो गांव में जैसे झगड़ा हो जाता है, पता चलता है कि भले वो शिक्षक लॉबी का है लेकिन वो शोषित हो रहा है, लेकिन अगर वो चढ़ के बोल देता है सामने वाले को या कुछ ऐसा मिसबिहेव कर देता है कि जो उस समय जरूरी हो जाता है, तो लोग यही कहते हैं कि यार तुम शिक्षक हो लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप प्रोफेसर हो तो आपको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। यानी एक शिक्षक पूरे 24 घंटे के लिए पूरे समाज का बोझ उठा के चलता है। तो इसलिए वर्क स्टाइल जब अलग है तो उनकी छुट्टी या उनका जो क्या कहते हैं सुविधाएं हैं वो सब अलग रहेगी। अब दूसरी बात हम करते हैं कि ये छुट्टियां क्यों जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए। देखिए, जब स्टूडेंट के पढ़ाई की बात आती है तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि मोटी मोटी किताबों को रटाना। पढ़ाई का मतलब ये होता है, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो किसी की भी आत्मा को जागृत कर दे। आप ऐसे भी समझ लीजिए कि किसी भी टीचर का बेस्ट पढ़ाई का मतलब ये होता है कि एक स्टूडेंट को आईना समझिए और उसके ऊपर जितना धूल मिट्टी है अगर उसको साफ कर दीजिए, खुद वो अपने आप में चमकीला बन जाता है और खुद अपने आप में वो काम करने लगता है। तो किसी भी टीचर के लिए ये जिम्मेदारी होती है। और यही नहीं, सरकार की जितनी भी नीतियां हैं एक स्टूडेंट के विकास के लिए लेकर वो यही प्लानिंग होता है कि उसका चतुर्दिक विकास हो। चतुर्दिक विकास का मतलब ये है, वो एक स्टूडेंट से ये उम्मीद किया जाता है कि वो अपने किताबों का भी ज्ञान रखे, अपने एकेडमिक का भी ज्ञान रखे, कौशल विद्या भी अर्जन करें, साथ ही साथ हिस्ट पुष्ट मजबूत रहे, खेल कूद में भी बेहतर रहे, लॉजिकल भी अच्छा हो। यही नहीं, अगर भारत का है या किसी भी देश का है तो वो उस देश, उस काल, उस समाज की जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं उसको भी समझे और उसको भी कैरी फॉरवर्ड करे। तमाम तरह की बातें ऐसी होती हैं जो केवल क्लासरूम से जुड़ी नहीं होती है, वो क्लासरूम के बाहर के भी एक्टिविटी से जुड़ी होती है एक विद्यार्थी के लिए। तो इसलिए छुट्टियों का प्रावधान लाया गया। खास करके लॉर्ड हेडिंग जब 1844 में संडे को छुट्टी की घोषणा किए हैं तो उसके पीछे सबसे पहला तो लॉजिक यही था कि 6 दिन स्टूडेंट पढ़ाई करे और 1 दिन स्वाध्याय करे।
यही नहीं, कर्मचारियों की अगर छुट्टी की बात करें तो उसके लिए भी आपको मेघा जी लोखंडे को धन्यवाद देना पड़ेगा, जिनके 7 वर्षों के आंदोलन के उपरांत 1890 में छुट्टी की घोषणा की गई कि कोई भी कर्मचारी या मजदूर वर्ग का आदमी 6 दिन काम करेगा और संडे को उसको छुट्टी मिलेगी। तो छुट्टियां उसको इसलिए दी जाने लगी क्योंकि 6 दिन वो जब वर्कआउट करता है तो उस दिन उस समय तक वो काफी एग्जॉस्ट हो जाता है, काफी थक जाता है, उसका सही से नरिशमेंट नहीं हो पाता है, अपने परिवार को समय नहीं दे पाता है, समाज को समय नहीं दे पाता है, और बहुत ढेर सारी क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं वहां पर वो इन्वॉल्व नहीं हो पाता है। तो अगर संडे को छुट्टी रहेगा तो उन चीजों पर वो डिस्कस कर सकता है। इसलिए मजदूर वर्ग को भी छुट्टियां दी गई। अब यहाँ शैक्षणिक वर्ग को छुट्टियां क्यों ज्यादा मिलती है, तो हमने एक तो आपको ये बताया कि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनके हार्मोनिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि अगर दिवाली के दिन हम छुट्टी नहीं देंगे तो दिवाली की परंपरा को कैसे समझेगा। दशहरे के समय में अगर पर्याप्त छुट्टियां नहीं देंगे तो दशहरे के दौरान हर गांव में लगने वाले मेले को कैसे अटेंड करेगा और उस मेले की संस्कृति को कैसे वो धारण कर पाएगा। अगर हम होली के दौरान पर्याप्त छुट्टियां नहीं देंगे तो होली के रीति रिवाजों को कैसे वो आगे बढ़ा पाएगा। अगर हम ईद या किसी भी दूसरे धर्म के त्योहारों पर छुट्टियां नहीं देंगे तो उस धर्म की परंपराओं का वो कैसे निर्वहन कर पाएगा। और दूसरी बात यह है, किसी भी परिवार के लिए जो वयस्क होता है बाहर जाकर पैसे कमाता है, उसको सांस्कृतिक कार्यक्रम में इन्वॉल्व जरूर होता है लेकिन उसका एंजॉय शायद ही कर पाता होगा। तो सांस्कृतिक उत्सव तो विशेष करके बच्चों के द्वारा ही मनाए जाते हैं, अब बच्चों के द्वारा ही कैरी फॉरवर्ड भी किए जाते हैं। अगर बच्चे ही नहीं उस समय फ्री होंगे तो कैसे कोई भी सांस्कृतिक उत्सव का निर्वहन हो पाएगा। बहुत ढेर सारे मनोवैज्ञानिकों, डॉक्टरों का यह मानना है कि जो स्टूडेंट होता है या जो शिक्षक होता है, जो वकील होता है, वो लगातार दिमागी काम करता है, यानी मानसिक रूप से काम करता है, तो उसका दिमाग भी मांसपेशियों का बना होता है। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क करने पर हमारी बॉडी या हमारा शरीर थकता है, तो वैसे दिमाग की मांसपेशियां भी थक जाती हैं लगातार पढ़ने से, लगातार पढ़ाने से, लगातार मानसिक दबाव रखने से। इसलिए जरूरी है कि बीच बीच में छुट्टियां दी जाए। उन छुट्टियों में क्या होगा कि मानसिक दबाव भी कम होगा, और जब आप इंटरटेनमेंट कर पाएंगे या फिर अपने परिवार को समय दे ले जाएंगे, समाज को समय दे पाएंगे, तो वहां से आपको रिलैक्स भी मिलेगा, और उस रिलैक्स के बाद जब आप दोबारा काम करना शुरू करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। गर्मियों में और सर्दियों में छुट्टियों का प्रावधान केवल अपने ही देश में नहीं है। आप जिस देश की मोबाइल, जिस देश का क्या कहते हैं ईयरफोन, जिस देश की टेक्नोलॉजी, अधिकतर चाइना का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए कि क्या चाइना में गर्मी और सर्दियों की छुट्टी होती है? जी हाँ, जरूर होती है, और हमसे ज्यादा होती है। आप अगर उनके छुट्टियों का कैलेंडर देखेंगे, पता चलता है 2-2 महीने का गर्मियों का छुट्टी, 1-1, 1.5-1.5 महीने का जो है सर्दियों की छुट्टी। वैसे भी पूरे दुनिया के एक आइडियल शैक्षणिक कैलेंडर जो होता है 10 महीने का होता है, लेकिन अगर चाइना का देखेंगे तो अलग अलग शहरों में अलग अलग किस्म का कैलेंडर है। कई शहरों में तो ऐसा है कि 9 महीना और 8 महीना की पढ़ाई होती है। तो ऐसा नहीं है कि शैक्षणिक कैलेंडर जो है केवल भारत में रिलैक्स है, वो हर जगह रिलैक्स है। तो गर्मियों की छुट्टी में छुट्टी केवल इसलिए नहीं जरूरी है कि गर्मी है, गर्मी होने के नाते तो छुट्टी होना ही चाहिए, क्योंकि अधिक तापमान में बच्चे नाजुक होते हैं, बीमार पड़ जाएंगे और डिहाइड्रेट हो जाएंगे और बहुत ढेर सारे स्किन डिजीज हो सकते हैं। तो इन सब वजहों से वहां पर छुट्टी होने चाहिए। लेकिन उसी गर्मियों की छुट्टियों में सोचिए शादी विवाह के सारे कार्यक्रम होते हैं, उसी गर्मियों की छुट्टी में बुआई जुताई भी चरम पे होता है, तो वहां पर भी वो इन्वॉल्व हो सकता है। यही नहीं, सर्दियों में तो और ज्यादा विकट स्थिति होती है, क्योंकि सर्दियों में गर्मी में थोड़ा आप एडजस्ट भी कर ले जाएंगे, अगर जब सर्दियां पड़ने लगती हैं तो वहां एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर एक तो पैसे होने चाहिए ताकि आप अच्छे जैकेट खरीद सके। अगर पैसे हो भी गए तब भी कभी कभी जैकेट के बाद भी ठंडियां अपना असर छोड़ने से बाज नहीं आती है, तो वहां पर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी रहती है, तो वहां पर भी बच्चों को छुट्टियां दी जाती हैं। और इन छुट्टियों में ये भी जैसे तरह तरह के प्रावधान होते हैं, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो गया, टाइपिंग कोर्स हो गया, CCC हो गया, या और भी बहुत ढेर सारे डिजाइन, पेंटिंग, तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं। बच्चे बच्चियां या फिर छात्र छात्राएं
खुद से इंस्पायर होकर या संस्थान के द्वारा इंस्पायर करके उन स्किल प्रोग्राम को सीखती हैं। तो इसलिए वहां पर छुट्टियां देने के दो पर्पज हैं, एक तो मौसम के हिसाब से उनको रिलैक्स मिलेगा और दूसरा शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं, जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजें हैं, उससे रिलैक्स होकर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वो अपने अंदर इन्वॉल्व करेगी या अब डेवलप करेगी। और वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आज के डेट में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे ख्याल से छुट्टियों को लेकर गतिरोध नहीं होना चाहिए। खास करके विश्वविद्यालय या कॉलेज लेवल पर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो छुट्टियों को ऑपरेट करती हैं, वो कभी भी एक जैसा चीज न बिहेव करें कि स्टूडेंट शिक्षक की छुट्टियां वो कर्मचारियों की छुट्टियों से तुलना करें, क्योंकि जब भी आप ऐसा तुलना करते हैं तो दर्शाता है कि आप उस चीज को ऑपरेट करने में सक्षम ही नहीं है। और शैक्षणिक गतिविधियां कभी भी उस मैनेजमेंट से नहीं चल सकती है जो मैनेजमेंट किसी भी फर्म या कंपनी को चलाने के लिए चाहिए, क्योंकि उन कंपनियों में जो मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है वहां पर जो परफॉर्मेंस होता है वर्क परफॉर्मेंस देखा जाता है, जबकि शैक्षणिक गतिविधियों में जो परफॉर्मेंस देखा जाता है वहां पर बेलो लेवल के आईक्यू के बच्चे का भी हमको हाई लेवल पे उसको तैयार करना होता है, उसको इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करना होता है कि वो भी देश की सेवा में एक अच्छा खासा अपना योगदान दे सकता है, अपनी बिगड़ी हुई पारिवारिक परिस्थितियों को सही कर सकता है। किसी भी समाज के लिए अगर भले वो आईक्यू लेवल उसका कम है, लेकिन उसके अंदर इतनी क्षमता एक शिक्षक डेवलप करने की कोशिश करता है कि जब भी वो समाज में खड़ा हो तो उससे सम्मान से उसका आदर हो, उसका, और साथ ही साथ वो समाज के लिए कुछ कर सके। छुट्टियों को लेकर एक बात कहना चाहेंगे। अधिकतर मोदी जी कहते हैं या उनके बारे में भ्रामक बातें फैलाई जाती हैं कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि कौन 18 घंटे काम नहीं करता है? मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी कुछ ज्यादा बढ़ती है, और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ती है तो वो 30-40 करोड़ का जो वोट मिलता है उनको इतनी ताकत देती है कि अक्षौड़ी भर की सेना उनके सेवा में उपस्थित रहती है। दर्जनों डॉक्टर उनका बीपी से लेकर पूरा स्वास्थ्य चेकअप करते हैं। इवन हजारों कपड़े उनके पास है, उनको कपड़ा भी नहीं साफ करना पड़ता है। जबकि अगर हम कह रहे हैं कि मैं शिक्षक हूं या मैं कोई भी कर्मचारी हूं, हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं 6 घंटे 8 घंटे के लिए, तो उस 6-8 घंटे के लिए जो हमें तैयार होके जाना पड़ता है, जैसे बहुत ढेर सारे लोग हैं कि सुबह अपना खाना खुद बनाते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़ा धुलते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर उस चीज को माइंड सेटअप करते हैं कि आज का हमारा वर्क परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो सके। तो क्या वो ड्यूटी का पार्ट नहीं है? तो हमारे ख्याल से कोई भी कर्मचारी होता है वो सब 18 घंटे 19 घंटे या 16 घंटे अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस तभी आएगा जब केवल जो वर्क आवर है उसके बाद भी उसके बारे में सोचा जाएगा। अगर नहीं सोचा जाएगा तो कभी भी वर्क परफॉर्मेंस या टीचिंग परफॉर्मेंस या लर्निंग परफॉर्मेंस उभर के नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी ही केवल काम करते हैं, काम हर एक शिक्षक, हर एक कर्मचारी अपने अपने स्तर पर करता है और उतना ही करता है। और कभी भी कोई समाज का कोई बंदा ये ना सोचे कि एक शिक्षक ज्यादा वेतन उठाता है, कम काम करता है, क्योंकि वो समाज का आदमी ये नहीं समझ पाता है कि जिस बच्चे को आपने पैदा किया है आप तो केवल उसको भोजन खिलाते हैं, लेकिन हम उसको उस काबिल बनाते हैं कि बुढ़ौती में वो आपका सेवा कर सके। आप ही का सेवा ना कर सके, वो समाज का सेवा, देश का सेवा भी अच्छे तरीके से कर सके। इसलिए शिक्षक को इस दायरे में ना आकिए कि उसका वर्क आवर कम है, उसकी वेतन ज्यादा है या उसका इंपॉर्टेंस कम है। शिक्षक आपके जैसा नहीं है, शिक्षक को शिक्षक के जैसा बनना पड़ता है। और खास करके भारतीय प्रणाली में तो शिक्षक का जो एक मानक तय किया जाता है वो शंकराचार्य, चाणक्य, कालिदास, तमाम तरीके के मनीषियों का उदाहरण देकर तय किया जाता है। तो इन्हीं सब बातों के लेकर आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, अगर आप स्टूडेंट वर्ग के हैं, हमारी इस पूरे लेक्चर को सुने हैं, तो इस बात पर मनन करिएगा कि एक शिक्षक आपके लिए कितना तैयारी करता है, आपके भविष्य को बनाने के लिए कितना सोचता है। यदि आप नॉन शैक्षणिक कर्मचारी है तो आप ये सोचिए कि आप जो कमाई करते हैं उसका सही सदुपयोग तभी होगा जब आपके बच्चे अच्छी टीचिंग पाएंगे। अच्छी टीचिंग तभी पाएंगे जब आप टीचर के ऊपर भरोसा करेंगे और टीचर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा। और अगर आप समाज के सामान्य वर्ग के लोग हैं तो उनको तो
टीचर को लेकर कभी भी ऐसी धारणा नहीं पालनी चाहिए कि टीचर बेगारी का काम करता है, क्योंकि आप खेतों में जरूर काम करते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को लेकर जो सपना बुनते हैं कि आईएएस पीसीएस अधिकारी बनाने का, वो काम टीचर ही पूरा करता है। और वो काम केवल कोचिंग का टीचर नहीं पूरा करता है, जब प्राइमरी में स्कूल में नाम लिखाते हैं वहीं से उसकी लर्निंग शुरू हो जाती है। यदि आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के नॉन एकेडमिक कर्मचारी हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारी जो वर्क कल्चर है और एक टीचर का जो वर्क कल्चर है टोटली डिफरेंट है, एकदम कोरिलेट नहीं है। एक्सेप्शन, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, कहीं कहीं टीचर भी मतलब अपनी कार्य को सही से नहीं करते हैं, तो उसके लिए एक अलग सिस्टम है, उसका अलग विश्लेषण होता है, अलग तरीके का प्रक्रिया है, वो अपनी तरीके से काम करेगा। लेकिन इस तरीके से आप हर टीचर को लेकर शंका ना जाहिर करिए। साथ ही साथ अगर आप खुद शिक्षक हैं तो आप इस बात को गर्व करिए कि आप शिक्षक हैं और एक शिक्षक की कितनी जिम्मेदारियां हैं, फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। आज बस इतनी ही बातों को लेकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, राम राम, जय भारत।